ओके, क्लास कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह वी कैन टेक एक इनपुट फॉर मल्टीपल डेटा टाइप्स। मैं सब आपको इनपुट लेके दिखा देती हूँ, उसको कन्वर्ट करके भी दिखा देती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट v2। सिमिलरली कैरेक्टर ch। मम्मा ठीक है, मैंने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, डबल डी, फ्लोट का कैरेक्टर और डबल बी। ठीक है, और हम एक बुलियन भी ले लेते हैं, बुल बी। ठीक है, अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं इसको इनपुट लेके दिखा देती हूँ आपको। मम्मा ठीक है, अब इसी के करस्पॉन्डिंग मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ वन बाय वन कि आपने जो वेरिएबल इनपुट देना है, वन बाय वन सारे जो है वो वेरिएबल्स को हम इनपुट देके देख लेते हैं यूज़र से, और उसको कन्वर्ट करके भी देख लेते हैं। मेथड, कंसोल और रीडलाइन ही यूज़ होगा, चाहे आपने फ्लोट इनपुट लेना हो, कैरेक्टर इनपुट लेना हो, डबल, बुलियन, वटेवर, जो भी डाटा टाइप हो। बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम जो जिस डाटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम फिर उसको कन्वर्ट वाला मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कह देती हूँ कंट्रोल सी। ठीक है, फ्लोट को इनपुट देना है तो एंटर हम कर देते हैं, एंटर फ्लोट वैल्यू। सो दैट यूजर को पता हो कि उसने कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और फ्लोट का वेरिएबल नेम इज v2, तो हम इसको कर देते हैं v2। मेथड वही कंसोल डॉट रीड लाइन का होगा, और कन्वर्जन के लिए हम इसको यूज कर देंगे कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। ठीक है, ये पे मेरे पास नेक्स्ट v2 इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। यहाँ से हम ये डिक्लेरेशन हटा देते हैं, v1 हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं इंटीजर, v2 मैंने फ्लोट रखा है। और फिर अब हम नेक्स्ट वेरिएबल इनपुट ले लेते हैं, कैरेक्टर है तो एंटर कैरेक्टर। एंटर कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर के लिए मेरे पास वेरिएबल क्या है ch। जो वेरिएबल नेम आपने डिक्लेयर किया है उसी वेरिएबल में हम इनको इसको इनपुट देंगे, जैसे मैंने ch यूज किया है तो c इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू। अब क्योंकि इंटीजर नहीं है कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर। ठीक
ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डबल, एंटर डबल वैल्यू, डबल का वेरिएबल डेटा टाइप मैंने क्या रखी है, डी, वेरिएबल नेम इज डी, तो उसको हम स्टोर करेंगे डी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू डबल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया बूलियन, कंट्रोल वी, एंटर बूल वैल्यू, तो बूल के लिए हम बी डबल ओ एल, सिंपल हम कर देते हैं एंटर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्योंकि बूल में ताकि यूजर को पता हो कि उसने किस टाइप की वैल्यूज इनपुट करनी है, और इसको हम कर देते हैं बी है, तो वेरिएबल नेम हमारे पास बी हो जाएगा। यहाँ से बी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू बूल, टू बूलियन। ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। एंटर वैल्यू फॉर v1 विच इज एन इंटीजर वेरिएबल, सो इंटीजर में मैंने फिर मैं 15 इनपुट दे देती हूँ यहाँ पे। एंटर फ्लोट वैल्यू पॉइंट में वैल्यू ले रहा होता है, तो मैंने इसको 25.56 इनपुट दे दिया। एंटर कैरेक्टर में मैं कोई एक वैल्यू इनपुट दे सकती हूँ, लेट से मैंने इनपुट दे दिया कैपिटल ए। एंटर डबल में मैं कोई भी पॉइंट की वैल्यू दे सकती हूँ। ठीक है, एक बड़ी सी वैल्यू मैंने इनपुट दे दी। ट्रू और फॉल्स मुझसे ये बूलियन ले रहा है, तो मैंने इसको ट्रू इनपुट दे दिया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया। ठीक है, हम वेरिएबल का नाम जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, इट वुड बी सेम। फ्लोट के लिए हम हमेशा फ्लोट ही यूज करेंगे। कैरेक्टर के लिए CHAR 4, डबल के लिए डबल, बूल के लिए बूल, इंटीजर के लिए INT इंट। ये डेटा टाइप तो हमेशा सेम रहेंगी। वी कैन चेंज द नेम ऑफ वेरिएबल फॉर एवरी वेरिएबल। ठीक है, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों के नाम सेम नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों के अलग अलग नाम होंगे, पहली चीज। और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जिसमें अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, लाइक कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड ये है कि आपके पास जब कोई वेरिएबल नेम हो तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, और अल्फाबेट होने के साथ आप कोई नंबर और हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर अंडर स्कोर है, आप वो भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये ठीक है, डन कर रहा है, कोई एरर नहीं है। मैं वी कैन यूज अंडर स्कोर एज वेल।
और अगर आप किसी वेरिएबल के नाम से पहले अंडरस्कोर देना चाह रहे हैं तो आप पहले भी दे सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप पहले दें। रिकमेंडेड ये है कि आप वेरिएबल का नाम हमेशा जो है वो किसी न किसी जो है वो अल्फाबेट से स्टार्ट करें। देखिए, आप स्टार्ट में भी अल्फाबेट देना अंडरस्कोर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। नहीं, वो वेरिएबल स्ट्रिंग तो आप बेटा डेटा टाइप जो डिक्लेयर करेंगे ना वही वो वेरिएबल होगा। अगर मैं कैरेक्टर दे रख रही हूँ और आगे ये तो सिर्फ वेरिएबल का नाम है ना, वेरिएबल का नाम आप अपना नाम भी रख सकते हैं, अंडरस्कोर करके अपना नाम रख दें या डायरेक्ट अपना नाम रख दें। वो सिर्फ वेरिएबल का नेम है कि इस नाम से आप उसको नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। डेटा टाइप उसकी वही रहेगी जो आप उसको डिक्लेयर करने से पहले यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको नेमिंग कन्वेंशन बता रही हूँ कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट भी, कोई नंबर भी, और कोई जो है स्पेशल केस कैरेक्टर में आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस सी एच कर दूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर देगा कि प्लस के साथ हम नहीं रख सकते। आपका वेरिएबल का नाम जो है स्पेशल कैरेक्टर अगर आपने यूज करना है तो इट कुड बी अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्टार्ट में भी और पहले बाद में भी। और स्पेस नहीं आ सकती, लेट में ये नहीं कर सकती सी एच स्पेस अंडरस्कोर, तो भी ये एरर देगा। ठीक है, आप इस तरीके से देखें, ये एरर दे दिया इसने। तो वेरिएबल का नाम विदाउट स्पेस होगा हमेशा। और फर्स्ट में आप स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप किसी कैरेक्टर से स्टार्ट करें। और अगर कोई नंबर देना चाह रहे हैं तो आप नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, बट यूजली आप कोशिश किया करें वेरिएबल का नाम रखते वक्त कि वेरिएबल के नाम जो है वो इस तरीके के होने चाहिए जिस तरह की उसमें वैल्यू स्टोर हो। ठीक है, लेट सपोज मैं एक स्टूडेंट की प्रोफाइल मेंटेन कर रही हूँ, तो उसके लिए जो अगर मैं प्रोग्राम लिखती हूँ तो वो मेरे पास कैसे होगा। पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग नेम, नेम क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग में होगा। नेम इज अ वैल्यू, हर स्टूडेंट का अलग नेम होगा, लेकिन मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ जो नेम को स्टोर करेगा, इसलिए डाटा टाइप स्ट्रिंग है एंड नेम इज द नेम ऑफ वेरिएबल। अभी मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। ठीक है, फिर हम कर देते हैं इंट stdid स्टूडेंट आईडी, क्योंकि इंटीजर पे होगी। फिर हमारे पास क्या हो सकता है, स्ट्रिंग डिग्री प्रोग्राम, मैंने इसको डी जी आर ओ जी कर दिया, आप डीपी भी कर सकते हैं, वट एवर आप जो नेमिंग कन्वेंशन यूज करना चाहें कर सकते हैं कि वो किस डिग्री प्रोग्राम में जो है। और स्ट्रिंग कोर्स नेम स्पेस नहीं आएगा, और कोर्स अंडरस्कोर नेम करना चाहें तो कर सकते हैं। और हम एक और चीज कर सकते हैं, फ्लोट मार्क्स, FLOAT मार्क्स। ठीक है, हमारे पास फ्लोट मार्क्स हो गया। ये मैंने कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए स्टूडेंट के लिए। अब मैं वन बाय वन इससे इनपुट लूंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ प्रिंट कर देते हैं इनपुट स्टूडेंट नेम। ठीक है, और नेम क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट कंसोल डॉट रीडलाइन का मेथड स्ट्रिंग रीड करता है, तो इसके लिए कन्वर्जन जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम कंसोल डॉट रीडलाइन का मेथड यूज कर लेंगे। ये हमारे पास कंसोल डॉट रीडलाइन हो गया। इसके बाद फिर हम अनदर मेथड यूज करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको हम कर देंगे इनपुट स्टूडेंट आईडी, क्योंकि अब आईडी जो है वो इंटीजर में है, तो इंटीजर के लिए कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगी, तो हम इसको कर देंगे आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी है। देखिए, नेम वेरिएबल नेम सेम होना जरूरी है। यहाँ पे एस टी डी आई डी है तो यहाँ पे भी मैं इसको एस टी डी आई डी कर दूंगी, वरना फिर वो एरर देगा। ठीक है, सो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, अब मुझे इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, सो इट विल बी कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, और कंसोल डॉट रीडलाइन का मेथड कॉल कर दिया मैंने कन्वर्जन के मेथड के अंदर। फिर नेक्स्ट है एंटर डिग्री प्रोग्राम, जो कि स्ट्रिंग में है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, इसमें हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, तो मैंने इसको इनपुट डिग्री प्रोग्राम कर दिया।
ठीक है, और इसको मैं कर देती हूँ डीप। वो भी स्ट्रिंग में है तो उसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड लगेगा। फिर नेक्स्ट में मेरे पास कोर्स नेम है, एंटर कोर्स नेम। कोर्स नेम भी स्ट्रिंग में है तो उसके लिए भी कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं होगी। और कोर्स नेम का वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे भी डिग्री के बजाय ये क्या है, DGPROG, डिग्री प्रोग्राम, एंड कोर्स अंडरस्कोर नेम, COURSE अंडरस्कोर नेम कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये हमने इनपुट ले लिया। अब हम इन सब चीज़ों को प्रिंट करवा देते हैं। जो यूज़र इनपुट देगा, अभी यूज़र ने कुछ भी इनपुट नहीं दिया, लेकिन हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन नेम, एंड देन वी विल प्रिंट stdid, स्टूडेंट आईडी प्रिंट हो जाए। देन वी विल प्रिंट डिग्री प्रोग्राम, DEGPROG डिग्री प्रोग्राम। फिर हम कर देंगे कोर्स अंडरस्कोर नेम। ये सारी चीज़ें जो हमने यूजर से इनपुट लिया, अब इसको वन बाय वन हम प्रिंट करवा देंगे। इसको रन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसने पूछा इनपुट स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में हम क्या करेंगे, लेट से मैंने स्टूडेंट नेम दे दिया अली फॉर एग्जाम्पल। स्टूडेंट आईडी इसने मुझसे मांगी, मैंने 1 2 3 4 इनपुट दे दी स्टूडेंट आईडी। डिग्री प्रोग्राम मैंने कहा BSERP, कोर्स नेम PF। देखें, जो इन्फॉर्मेशन मैंने इन वेरिएबल्स में दी थी वो मेरे पास प्रिंट हो गई। तो कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट लेने के लिए, और जो है कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करवाने के लिए। फ्लोट वाला रह गया, वो आप उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। फ्लोट में क्या ऐसी हुआ, इसको कंसोल इनपुट मार्क्स, कोर्स के मार्क्स, उसके लिए आपने मार्क्स फ्लोट में मार्क्स उसके लिए कन्वर्ट डॉट टू सिंगल करवाना पड़ेगा। कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, और यहाँ पे हम एक और चीज़ प्रिंट करवा देंगे मार्क्स की। इसको रन कर देते हैं। स्टूडेंट नेम अली 1 2 3 4, डिग्री प्रोग्राम BSERP, कोर्स नेम PF, मार्क्स 89.957। ठीक है, ये देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रिंट हो गई। जी, रीड लाइन और राइट लाइन में डिफरेंस कौन बताएगा, वो तो देखते ही पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस है। जी क्लास, कोई बताना चाहेगा? अभी मैंने रिपीट भी किया है कि रीड लाइन और राइट लाइन में क्या डिफरेंस है, नाम से ही पता चल रहा है। रीड लाइन जो है वो इनपुट लेने के लिए, और राइट लाइन प्रिंट करवाने के लिए। रीड लाइन का मतलब है लाइन को रीड करो, यानी कि इनपुट लो। राइट लाइन का मतलब है जो चीज़ हम इनपुट दे रहे हैं उसको स्क्रीन पे राइट करवा दो। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने तमाम डेटा टाइप्स को यूज़ कर लिया। जी क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Now we are going to start the new topic which is operators, C sharp operators। अब हम different operators देखेंगे। operators means अभी तो हमने variables देखे हैं, data type देखे हैं। अब उन data type से हम कौन कौन से operators use कर सकते हैं। जी रवि, कोई क्वेश्चन है?
ये मीटिंग एंड हो जाए उसके बाद फिर एक सेशन और होगा जिसमें प्रोजेक्ट डिस्कशन और फिर अटेंडेंस लेकर वाइंड अप कर देंगे। जी रवि। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस मेरा सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम फ्लोट का फंक्शन यूज़ करते हैं मार्क्स में, हम्म। और स्टूडेंट के मार्क्स पॉइंट में ना हो, जैसे पूरे पूरे हो 80 या जो भी, तो वो हम्म। एरर देगा या वो कंटिन्यू रखेगा नहीं, यही कोई एरर नहीं आंसर? देगा, वो कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, हम ओके। इसको रन करते वक्त 89 करके छोड़ देंगे तो वो कंसीडर करेगा 89.0000, बाकी को वो खुद ही ओके फिल ओके, इन कर देगा। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज सी शार्प ऑपरेटर, जो डेटा टाइप से ही कनेक्टेड है कि इन डेटा टाइप से हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी शार्प। अर्थमेटिक, सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन के लिए ये स्टेरिक रिप्रेजेंट होता है, डिवीजन, परसेंटेज। परसेंटेज का सिंपल जो हमारे पास सिंबल है वो मॉड्यूलस के लिए यूज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि डिवीजन एंड मॉड्यूलस में क्या डिफरेंस है। देन वी हैव इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ठीक है, ये हमारे पास सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसमें भी हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है। वो फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? अच्छा, ये देखें कुछ रेफरेंसेस भी मैंने इस लिंक, ये मैं लेक्चर शेयर कर दूंगी एलएमएस पे। इस लेक्चर के बाद कुछ लिंक्स भी शेयर हैं, तो आप इन लिंक्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे डिटेल में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या हैं, डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं, और उन कैटेगरीज के अंदर फिर देखिए ये वाला जो लेक्चर है ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स: यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। आई थिंक आपको के पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके। ठीक है, वी हैव थ्री कैटेगरीज फॉर ऑपरेटर्स: यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। नाम से ही पता चल रहा है, यूनरी मीन्स वन, बाइनरी मीन्स टू, एंड टर्नरी मीन्स थ्री। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज हैं। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जिनको काम करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए। अच्छा, जब हम ऑपरेंड की बात कर रहे होते हैं, दो चीजें होती हैं। जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन होती है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसमें दो चीजें होती हैं, एक ऑपरेंड एंड एक ऑपरेटर। अगर मैं बात कर रही हूँ ए प्लस बी, ठीक है, मैं कह रही हूँ int a is equal to 10 semicolon, int b is equal to 20 and int c is equal to a plus b। सो इस a प्लस b में ये जो एक्सप्रेशन है ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है a एंड b। एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने c, जिसको मैं कह रही हूँ c इज इक्वल टू a प्लस बी। सो a प्लस बी हेयर इज एन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में मेरे पास ऑपरेंड और ऑपरेटर है। ऑपरेटर तो साफ पता चल रहा है, प्लस है, जो बता रहा है कि इन दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स पे क्या काम करना है। एंड ए एंड बी आर ऑपरेंड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्लस इज ऑपरेटर एंड ए एंड बी आर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स वो जिसपे वो ऑपरेटर परफॉर्म होना हो। जैसे प्लस है, सो ए और बी की वैल्यू को प्लस करना है, सो ए एंड बी आर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड वो हैं जिन पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है। दो नंबर्स को प्लस करना है, दो नंबर को माइनस करना है, तो जिन नंबर्स पे वो चीज परफॉर्म हो रही है, वो ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, उसको हम ऑपरेंड्स कह रहे हैं। तो जो थ्री कैटेगरीज ऑपरेटर्स की हमारे पास: यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको वर्क करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए हो। जैसे यहाँ पे तो हमने दो ऑपरेंड्स यूज किए, ए एंड बी। सो प्लस क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? प्लस एज अ बाइनरी ऑपरेटर यूज हो रहा है, जिनको वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए हो। लेकिन हमारे पास यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिसको काम करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए। लेट्स से मैं कह रही हूँ ए इज इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस। ठीक है, तो ये प्लस प्लस यहाँ पे क्या है? ये प्लस प्लस यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर इस प्लस प्लस को वर्क करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, और ये प्लस प्लस इक्विवेलेंट होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। ए में जाके वन का इंक्रीमेंट कर दो। लेकिन यहाँ पे हमने ए प्लस प्लस यूज किया है, सो ये ए प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर विच विल टेक ओनली वन ऑपरेंड टू ऑपरेट।
नहीं नहीं, A11, हाँ ये A की वैल्यू 11 हो जाएगी मेमोरी में जाके, A इज इक्वल टू 11। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच विल वर्क ऑन वन ऑपरेंड, लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस। इसी तरह अगर मैं इसको माइनस माइनस कर दूंगी, सो माइनस माइनस विल बी इक्विवेलेंट टू A माइनस 1। सो 10 की A की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, इज इक्वल टू 9। A की वैल्यू 10 है, जब मैं A माइनस माइनस करूंगी तो 10 माइनस 1 9। ठीक है, और इसमें हम ये भी कर सकते हैं A इज इक्वल टू, अगर मैं कह रही हूँ A इज इक्वल टू 10, सो इज इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, 10 की वैल्यू A को असाइन कर रहा है। और बाय डिफॉल्ट जब हम किसी भी वैल्यू के साथ कोई ऑपरेटर नहीं लगाते तो उसके साथ प्लस होता है, ये तो आपको पता ही है ना, मैं तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि जब हम किसी भी वैल्यू के साथ कोई ऑपरेटर नहीं लगाते तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली इसमें प्लस यूज हो रहा है। और अगर मैं कर देती हूँ A इज इक्वल टू, या एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से C इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे माइनस जो है वो एक यूनरी ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये 10 एक नेगेटिव वैल्यू है। सो वी कैन यूज प्लस माइनस एज अ यूनरी ऑपरेटर एज वेल। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड नॉट। ये नॉट क्या 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 कह रहा होता है, किसी चीज को निगेट करने के लिए। अगर बूलियन है और मैं उसको कह दूं नॉट ऑफ बी, तो वो उसको निगेट कर देगा। लेट्स से मैं कह रही हूँ, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, बूल बी इज इक्वल टू ट्रू, और फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, बूल सी, इसको मैं कह दूंगी नॉट ऑफ बी। तो मुझे वो सिंबल अभी मिल नहीं रहा नॉट वाला। सो नॉट ऑफ बी यानी कि ट्रू है, तो नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ट्रू, फॉल्स। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर जिसको वर्क करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए हो। अब वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस प्लस भी हो सकता है, वो माइनस माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे माइनस माइनस इज अ यूनरी ऑपरेटर अभी इस केस में। और अगर मैं कह रही हूँ A माइनस बी, तो इस केस में माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको काम करने के लिए A और B दोनों चाहिए। और अगर मैं कह रही हूँ C इज इक्वल टू -10, तो यहाँ पे माइनस इज अ यूनरी ऑपरेटर, और यहाँ पे माइनस वर्क विल एज बाइनरी ऑपरेटर। जब भी किसी ऑपरेटर को एक ऑपरेंड चाहिए होगा वो यूनरी ऑपरेटर होगा। जी, यूनरी में तो हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस होते हैं। बाइनरी में हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। बाइनरी में हमारे पास कौन कौन से टाइप हैं, बाइनरी में है विच विल नीड टू ऑपरेंड्स टू वर्क ऑन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारी रेंज है। और फिर इसके बाद भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, वो सब आते हैं। टर्नरी मीन्स 3 ऑपरेंड्स, लाइक टर्नरी अभी हम जब इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया C, और इसको ऑपरेट करने के लिए मैंने 3 ऑपरेटर्स दे दिए, 3 स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट ये, दूसरी स्टेटमेंट ये, और तीसरी स्टेटमेंट ये। और ऑपरेटर कौन से हैं मेरे पास, क्वेश्चन मार्क एंड ये कॉलन। ये मेरे पास टर्नरी ऑपरेटर्स हैं जिनको वर्क करने के लिए 3 ऑपरेंड चाहिए होंगे, फर्स्ट वन दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस। लाइक ये चेक करेगा कि क्या A की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, क्वेश्चन मार्क। इफ यस, इफ वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर देन 10, देन C इज इक्वल टू 100, नहीं तो फिर C इज इक्वल टू 200 हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये टर्नरी ऑपरेटर, ये है टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड सेमी कॉलन। इसको हम कह रहे हैं कि ये टर्नरी ऑपरेटर है। और इस टर्नरी ऑपरेटर को वर्क करने के लिए 3 ऑपरेटर चाहिए। ये टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, इसको वर्क करने के लिए 3 ऑपरेंड चाहिए। फर्स्ट वन ये है जो स्टेटमेंट होगी, जिसको वो चेक करेगा कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, अगर A की वैल्यू 10 से बड़ी हुई, तो ये चेक करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू हुई
तो 100 असाइन कर देगा सी को, अगर फॉल्स हुई तो 200 असाइन कर देगा। मीन्स ये सिंपल क्या कर रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज हो रहा है। लेट सपोज अगर मैं इसको डायग्राम बना के दिखाऊं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट विल कॉल 100 एंड इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स तो ये कहाँ चला जाएगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो फिर ये यहाँ चला जाएगा, 200 पे ले जाएगा कंडीशन को चेक करने के बाद। तो एक ट्रू एक फॉल्स, हम दोनों सिनेरियो दे दिए, लेकिन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। प्लस दो नंबरों को ऐड करता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, बैक स्लैश डिवीजन के लिए, और मॉड्यूलस। अच्छा, एक डिफरेंस आपको मैं मॉड्यूलस और उसमें बता दूं व्हाइट बोर्ड पर जाके। ठीक है, लेट सपोज कि मैं कह रही हूँ कि मैं अगर कह रही हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है 10 मॉड्यूलस 2, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको मैं इज इक्वल टू भी मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, लेट सपोज 10 डिवाइडेड बाई 2 मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने 10, क्लास वाले इसको और से देखिएगा इस डिफरेंस को कि मॉड्यूलस और डिवीजन में क्या डिफरेंस है। 2 10, ठीक है, 10 अंदर और 2 बाहर, 2 5 10। ठीक है, नीचे आ गया 0, ऐसे ही डिवाइड करते हैं हम। सो जो डिवीजन ऑपरेटर है इट विल ऑलवेज रिटर्न द क्वोशिएंट। ठीक है, सो 10 डिवाइड बाई 2 रिजल्ट आएगा मेरे पास यहाँ पे 5। और जो रिमाइंडर ऑपरेटर है, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द रिमाइंडर। तो जब मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया, तो 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 0। करेंगे हम डिवाइड ही दोनों केसेस में, चाहे 10 डिवाइड 2 हो या 10 मॉड्यूलस 2 हो, दोनों केसेस में हम डिवाइड ही करेंगे। लेकिन डिवीजन वाला ऑपरेटर क्वोशिएंट रिटर्न करेगा और रिमाइंडर वाला ऑपरेटर जो उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड डिवीजन ऑपरेटर। ये हमेशा याद रखिएगा, सी शार्प की टर्मिनोलॉजी में डिवीजन एंड मॉड्यूलस का डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, इसकी वजह से बच्चों के क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल एक और भी करवा देती हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ 15 डिवाइडेड बाय 4 एंड 15 मॉड्यूलस 4। ठीक है, अब हम 15 को डिवाइड करके देखते हैं 4 से। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 15 एंड 4, 4 3s are 12 एंड रिमाइंडर 3। इस केस में इत्तेफाक से क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों सेम है, तो यहाँ पे जब 15 डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं तो डिवीजन भी 3 और रिमाइंडर भी 3। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 17 डिवाइडेड बाय 4 एंड 17 मॉड्यूलस 4। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 17 एंड 4। ठीक है, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आ गया 1।
तो इस केस में 17 डिवाइडेड बाय 4 में क्वेश्चन क्या है 4, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 एंड 17 मॉड्यूलस 4 में रिमाइंडर बचा मेरे पास 1, तो आंसर विल बी 1. So that is the difference between division and modulus operator. डिपेंड करता है आपके स्टेटमेंट पे, आपके एक्सप्रेशन पे, मॉड्यूलस भी यूज हो सकता है. ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ भी ये करके बता दिया कि हमारे पास मॉड्यूलस और उसमें क्या डिफरेंस है. तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस. नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं? दो वैल्यूज को चेक करने के लिए कि लेस देन और ग्रेटर देन. तो यहाँ पे ये मेरे पास लेस देन का सिंबल है, ये मेरे पास ग्रेटर देन का सिंबल है. लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू. अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी तो सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे. देन वी हैव इक्वालिटी ऑपरेटर्स. इक्वालिटी ऑपरेटर इज इक्वल टू जो दो ऑपरेंट्स की वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं है. अगर मैं कह रही हूँ a इज इक्वल टू b, तो वो a की वैल्यू को उठाएगा, b की वैल्यू को उठाएगा और दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेगा कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है. एंड नॉट इज इक्वल टू क्या करेगी? नॉट इज इक्वल टू चेक करेगी कि क्या दोनों ऑपरेंट्स की वैल्यू ऐसा तो नहीं कि इक्वल है. नॉट इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा. अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में होगा. लेस देन और ग्रेटर देन भी बूलियन रिटर्न करेगा और इक्वलिटी ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर भी बूलियन रिटर्न करेंगे. अगर दोनों वैल्यूज सेम है, इक्वल टू, तो इक्वलिटी ऑपरेटर इज इक्वल टू विल रिटर्न ट्रू. अगर इक्वल नहीं है तो इट विल रिटर्न ट्रू फॉर दिस ऑपरेटर नॉट इज इक्वल टू. अगर दोनों ट्रू नहीं है तो इट विल रिटर्न ट्रू, हाँ दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है. लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड चाहिए होंगे. वो देखेगा कि फर्स्ट ऑपरेंड भी ट्रू हो और सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू हो, और इसके जो ऑपरेंड्स होंगे वो इटसेल्फ कोई और एक्सप्रेशन होगा. वो पहले लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा, फिर राइट वाली, और फिर इवेलुएट करने के बाद दोनों को चेक करेगा कि दोनों ट्रू हैं या नहीं है. अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना तो फॉल्स रिटर्न करेगा. ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ. देन वी हैव बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर क्या करेगा? जो भी ऑपरेंट इसको दिए जाएंगे उस ऑपरेंट की वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड का. यानी कि चेक करेगा अगर वो दोनों बाइनरी वैल्यू 0 0 है तो इट विल रिटर्न 0, अगर 1 1 है तो 1 रिटर्न करेगा. काम वही होगा जो लॉजिकल ऑपरेटर का होगा, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्रेशन पे वर्क कर रहे होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर जो वैल्यूज दी हैं उनको बाइनरी वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऑपरेट करेगा. देन वी हैव बाइनरी शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. जो वैल्यू दी है उसको हम कुछ बिट्स में शिफ्ट करवा दें, लाइक लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट. ये हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं. एंड देन वी हैव ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें क्या बता रहा है? ये एक लंबा सा टेबल, ये लंबा सा टेबल हमें ये बता रहे हैं कि जब एक ही स्टेटमेंट में ये सारे ऑपरेटर्स या इनमें से कुछ ऑपरेटर्स होंगे तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे. जैसे मैट्रिक इंटर में हमने बॉड मास पढ़ा था, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो वो भी ये बता रहे हैं कि अगर सी शार्प में मैं एक पूरी एक्सप्रेशन लिख रही हूँ जिसमें प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लॉजिकल एंड ये सारे एक्सप्रेशन या इनमें से कुछ भी यूज हो रहे हैं, तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे सो दैट हमारी एक्सप्रेशन का आउटपुट आ सके. तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें ये बता रहे हैं कि व्हाट आर द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. प्रेसिडेंस का मतलब प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी पहले है और किसकी प्रायोरिटी बाद में है.